हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का छठा दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर से खेती कानून को लेकर चर्चा करने की मांग की गई, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार किया गया। तो बजट सत्र में पूरा दिन किस तरीके का हंगामा हुआ, कौन कौन से मुद्दे उठे, आइए जानते हैं। कोई दुनिया में ऐसा तरीका नहीं जो लोकतंत्र चला सका। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर खतरे का एक विषय हम आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य नहीं उकसा रहा है। मौसम बदल गया, किसान आंदोलन की रूपरेखा बदल गई, लेकिन बदला नहीं किसानों का मिजाज। अपनी वाजिब मांगों को लेकर किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डर से अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं। कई दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। किसान प्रदर्शन के जरिए सरकार को शक्ति प्रदर्शन भी दिखा चुके हैं। नेताओं का विरोध जारी है। हरियाणा कांग्रेस किसानों के समर्थन में कई बार प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन बात फिर भी सिरे नहीं चढ़ी। किसानों के मसले पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन कांग्रेस सरकार को गिराने में नाकाम रही। बजट सत्र के छठे दिन कांग्रेस ने किसानों के मसले पर फिर चर्चा की मांग की। नहीं मैं अपनी नहीं बैठ गए स्पीकर साहब बैठ ली तब मैं खड़ा। नहीं मेरा एक सुझाव है। देखिए, लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। अगर संवाद खत्म होगा तो लोकतंत्र नहीं चल सकता किसी भी तरीके से। कोई दुनिया में ऐसा तरीका नहीं जो लोकतंत्र चला सका। तो मेरा प्रतिपक्ष से एक जानना है कि मतलब कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, जो सारा कुछ हो रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय बता दें। इसमें नहीं है, हम किसी के इस बात के पक्षधर नहीं है। कोई किसी भी विधायक के घर जाके ऐसी बात करे तो कानून अपना काम करे, करना चाहिए, क्यों नहीं करे। लेकिन किसी साथी को चोर की दाढ़ी में तिनका करके इशारा करके बुजुर्ग स्पीकर रहे हैं, आपकी जगह रहे हैं, ये वर्ड एक्सपेंस किए जाए, ये वर्ड एक्सपेंस किए जाए। मुद्दे मैं एज ए मेंबर अपनी बात कर रहा था। मुख्यमंत्री की इस बात को लेकर कांग्रेस ने सदन में खूब हंगामा किया, लेकिन खेती कानून सत्ता पक्ष पर चर्चा के लिए राजी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेती कानून को लेकर सभी वर्गों की तरफ से बहिष्कार का सदन के पटल पर प्रस्ताव रखा, तो कांग्रेस उखड़ गई और सदन से वॉकआउट किया, लेकिन सत्ता पक्ष इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित करने में सफल रही। आज सही मायने में जिस प्रकार से रोल हमारे यहाँ के कुछ सदस्यों का बना हुआ है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर खतरे का एक विषय हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र का खतरा क्या होता है कि एक समूह लोगों का इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर के जनप्रतिनिधियों को कहता है कि आप यहाँ आ नहीं सकते, आप यहाँ जा नहीं सकते, हम रोकेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आखिर एक भी बार मुझे हुड्डा साहब की बात याद है, उन्होंने कहा कि हम इसके हक में नहीं है। आपने कहा कि हम इसके हक में नहीं है। वहीं हमारे, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं कादियान साहब, वो कहते नहीं हम आंदोलन के समर्थक हैं। दो दिन पहले यही बहस चलती रही ना। एक भी बार किसी ने ये कहा हो कि गलत पूछो। आंदोलन का एक तरीका है, लेकिन आंदोलन का एक तरीका है। अगर आंदोलन में आपने लोकतंत्र को अपने हाथ में ले लिया, उस आंदोलन की निंदा नहीं की, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। एक मिनट, लोकतंत्र को बचाना आपका काम है। आप एक बार प्रस्ताव पारित करो, सब मिलकर प्रस्ताव पारित करो कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और अभी तक मैं फिर वही वाक्य दोहरा रहा हूं कि सरकार का संयम, हमारी विनम्रता, इसको कुछ लोग, और उसमें यहाँ विधायकों में भी कोई हो सकता है कि जो कमजोरी समझता हो, वो हमारे अपने हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम उनको समझाएंगे, हम उनको रास्ते पर लाएंगे। लेकिन जो उनको उकसाएगा, उकसाने वालों में हमारे कांग्रेस के भी कुछ मित्र हैं। और जिस दिन कांग्रेस ये कह देगी कि हमारा पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, उस दिन मैं कह दूंगा लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस आगे आ गई है। पूरे हाउस को लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। और जो ये ढिंगा मस्ती करते हैं कि हम नहीं आने देंगे, हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, वो खड़े हैं, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, जेजेपी को नहीं आने देंगे, क्या वहां की नहीं? आप उनको उकसा रहे हो, उकसाना बंद करो। और जो अब उकसाएगा, जो इस लोकतंत्र कादियान साहब प्लीज। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मेरी पार्टी के बिहाफ पे कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य नहीं उकसा रहा है, कोई नहीं उकसा रहा है।
ये आप गलत बयानी करें। इस बात का हम उनका समर्थन करें, उनकी मांगों का समर्थन करें, करते रहेंगे, कोई नहीं उकसा रहा है। हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक पंक्ति का प्रस्ताव रखता हूँ, हुड्डा साहब की बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि अगर कहीं भी समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का बाइकाट करने की बात कहेगा तो यह सदन उसकी निंदा करेगा। यह प्रस्ताव पारित कर दो। मेरा निवेदन है कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है, आप सदन से सहमति लें। सदन इसको रखने के लिए अनुमति देता है या नहीं देता है, उसका पहले फैसला कर लें। अगर आपको लगता है कि बहुमत में इस सदन को प्रस्ताव को रखने की सहमति मिलती है तो इस पर चर्चा करा लें, और नहीं मिलती है तो छोड़ दें। तो किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति चरम पर है। सदन में भी लगातार किसानों के मसले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार किसान हितैषी होने का दम भर रही है। वहीं अगर बात करें सरकार की, तो कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सरकार भी तैयार नहीं है। अब ऐसे में कौन किसानों की समस्या का हल करेगा और कब तक ये हल हो पाता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में बड़ी राहत मिली है। आखिर ईडी कोर्ट की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या बड़ी राहत मिली है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 20 आरोपियों को रेगुलर जमानत मिली है, जबकि 2 आरोपी एग्जेम्पशन पर हैं। इससे पहले 5 मार्च को हुई सुनवाई में सभी 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिली थी, जिसकी अवधि सोमवार को खत्म हो गई। ईडी की जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसने सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने डिमांड किए थे वो सप्लाई कर दिए हैं, और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि हम इसको स्क्रूटनी करेंगे भी डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए हमें डेट दी जाए। तो कोर्ट ने 27 अप्रैल के लिए केस एडजर्न कर दिया है। नेक्स्ट डेट पे हम जो है जो भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट होंगे वो कोर्ट को जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमें सप्लाई किए जाए। अब ग्राफिक के जरिए समझिए कि इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामला आखिर है क्या और कब से इस केस की जांच चल रही है। साल 2013 में 30 करोड़ 34 लाख में 14 औद्योगिक भूखंडों को गलत तरीके से आवंटित किए जाने का ये मामला है। उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 21 अन्य लोगों के खिलाफ पंचकुला भूमि घोटाले में आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शामिल थे। 2015 में ईडी ने जांच शुरू की। 2016 में केस सीबीआई में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने 120B, 201, 204, 409, 420, 467, 468, 441 और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जांच में हुड्डा यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 4 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी शामिल पाए गए। बेशक पिछली सुनवाई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 22 आरोपियों को कोर्ट की ओर से नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अब ईडी कोर्ट की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 20 आरोपियों को रेगुलर जमानत दी जा चुकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। जहां एक और किसान बीते कई महीनों से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो अब वहीं किसानों ने निजीकरण के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बॉर्डर से लेकर देश के कोने कोने में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून से लेकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ किसान लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब किसानों ने फैसला कर लिया कि वो अपनी आवाज को रेलवे विभाग के निजीकरण के खिलाफ भी बुलंद करेंगे। एक और किसानों की मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर किसानों का विरोध प्रदर्शन रेलवे विभाग के निजीकरण के खिलाफ भी रखेगा, जिसके चलते जींद में किसानों ने रेलवे निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज निजीकरण विरोध दिवस के रूप में हमने 12 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर निजीकरण विरोध दिवस के रूप में मनाया है, जिसमें हमने शांतिपूर्वक तरीके से 3 घंटे का हमारा धरना प्रदर्शन किया।
तो धरने पर यहाँ पर किसान, कर्मचारी, मजदूर सभी मिलकर बैठे और ये कर्मचारियों का प्रोग्राम था और संयुक्त किसान मोर्चा ने कर्मचारियों को समर्थन किया। साल 2023 से देश में निजी ट्रेनें पटरी पर चलेंगी। ट्रेन का किराया भी सरकार की बजाय निजी संगठन तय करेंगे, जिससे कि महंगाई और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अभी हाल ही में हुए लोकल और पैसेंजर ट्रेन किराए में बढ़ोतरी के लिए भी रेलवे के निजीकरण के फैसले को जिम्मेदार ठहराया गया। आज रेलवे स्टेशन पे जो कर्मचारी संगठन थे ना, उन्होंने निजीकरण के विरोध में धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चे ने इसका समर्थन किया हुआ है। हम सभी यहीं आए हुए थे, यहीं आकर बैठ के उनके समर्थन के अंदर भी कोऑपरेटिव घरानों को निजीकरण कर रहे हैं नहीं, वो बंद किया जाए, उनके विरोध में ही यहाँ प्रदर्शन किया हुआ था। इसी प्रदर्शन के कारण यहाँ बैठे हुए थे। हालांकि रेलवे विभाग ने किराए में बढ़ोतरी के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस फैसले का बोझ आम जनता से लेकर गरीब लोगों के कंधे पर पड़ गया। और अगर 2023 से रेलवे पटरियों पर निजी ट्रेनों का दौड़ना तय हो गया, तो इससे एक बात तो साफ है कि किसानों का आंदोलन कृषि कानून के साथ साथ रेलवे विभाग के निजीकरण के खिलाफ भी रहेगा। किसानों की मांग है कि निजीकरण का जो फैसला किया गया है उसको रद्द किया जाए। अब देखना ये होगा कि रेलवे के निजीकरण का जो फैसला लिया गया है उस पर विचार किया जाएगा या फिर वाकई में पटरियों पर 2023 से प्राइवेट ट्रेनें दौड़ेंगी। किसान आंदोलन को लेकर सड़क से सदन तक सियासत है, हंगामा है। कई जगह नेताओं का विरोध भी किया जा रहा है। पुंडरी में भी निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन का किसानों ने विरोध किया। किसान आंदोलन का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच अलग अलग जगह से विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन के विरोध की हैं, जहां स्थानीय किसानों ने उनके पोस्टर उतारे और विरोध जताया। देखिए, जो 10 मार्च को हमारी विधानसभा में जो हमारा जनप्रतिनिधि था, उन्होंने 9 मार्च से पहले वो कहता था कि मैं भाईचारा के साथ खड़ा हूँ, मगर 10 तारीख ने उन्होंने एक बीजेपी के साथ स्टैंड लिया और हमारे साथ हमारे पाई बाणा करोड़ा को टारगेट करके हमारे गांव की भी बेइज्जती की और पूरी विधानसभा की भी बेइज्जती की। कहीं न कहीं क्षेत्रवाद भी किया और कहीं न कहीं जातिवाद का भी उनसे बू आ रही है। इतना ही नहीं, किसानों का साफ कहना है कि किसान और आम जनता अब जाग चुकी है। बीजेपी के पक्ष में डाल रहे हैं, हितैषी कहाँ से रहेगी? अब जनता जाग चुकी है। अब कोई भी हो, चाहे आगे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी हो, अब ऐसे ही विरोध होगा। जिसने भी आगे एमएलए में खड़े होना तो सच्चाई पे चलेगा तो 5 साल निकाल लेगा, नहीं उसकी ऐसी बिरान माटी होगी। अगली सरकार की भी ऐसी। वहीं दूसरी ओर विधायक रणधीर गोलन आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बता रहे हैं। क्या का आंदोलन है? वो कांग्रेस का आंदोलन है। क्या का किसान आंदोलन है? ये तो कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है। तो आपके जो पाई हल्के से थे वो शहीद हुए थे, वो किसान भाई पाई मेरे हल्के में चिवन गांव में केवल पाई बाणे कोटे के किसान है, और गांव में किसान नहीं बसते। यहाँ बैठे जागे पर गए नहीं किसान। जाहिर है, कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा में सियासी वार पलटवार चरम पर है। एक तरफ हरियाणा कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तो नेता विपक्ष का दावा है कि कुछ विधायक जो किसान हितैषी होने का दावा भरते हैं वो बेनकाब हो गए। दूसरी ओर किसानों में नेताओं के खिलाफ आक्रोश भी नजर आ रहा है। ऐसे में रणधीर गोलन के किसान आंदोलन का कांग्रेस का आंदोलन कहने पर किस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। वीरेंद्र पुरी, कैथल, खबरें अभी तक। जाहिर है, कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। हरियाणा में सियासी वार पलटवार चरम सीमा पर है। एक तरफ हरियाणा कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई और नेता विपक्ष का दावा रहा कि कुछ विधायक जो किसान हितैषी होने का दम भरते हैं वो बेनकाब हो गए। दूसरी ओर किसानों में नेताओं के खिलाफ आक्रोश भी नजर आ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करके लोग कॉलोनी में जरूरी सुविधा पाने के हकदार बन सकते हैं। गुरुग्राम में सरकार की ओर से पुरानी अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाए।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। अगले 7 दिन के भीतर लोग जानकारी मुहैया कर कॉलोनी में सुविधा पाने के हकदार बन सकते हैं। जिन भी कॉलोनी को रोकने के लिए समय समय पर कारण बताओ नोटिस के आदेश दिए गए, लेकिन फिर भी वो कॉलोनी विकसित हो गई, या फिर जिस कॉलोनी का मेजॉरिटी हिस्सा डेवलप हो चुका है, ऐसी कॉलोनियों के डेवलपर सभी सुविधाओं को पाने के लिए पोर्टल पर लॉगिन कर जानकारी मुहैया करा सकते हैं। तो आगे 500,000 जितने भी सील हो सके करेंगे। देखिए, ऐसे इलीगल कॉलोनीज के ऊपर हम काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ने अभी एक पोर्टल बनाया है जो tcphariana.gov/UAC अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में। जहाँ भी कोई डेवलप्ड कॉलोनी है, उस डेवलप्ड कॉलोनी में आपकी क्या क्या सुविधाएं आपको चाहिए वो आप उस पोर्टल पर लगाएं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आप अगले 10 दिन में दें। सरकार डेवलप्ड कॉलोनीज के ऊपर बिल्कुल साथ है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से लॉन्च किए गए पोर्टल से काफी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही कॉलोनियों में विकास कार्य कराने की दिशा में रिपोर्ट तैयार करने में भी सहायता मिल सकेगी। फरीदाबाद में 2 दिन पहले नौकरानी से मारपीट के वीडियो वायरल होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। आज इसी मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में दोनों पक्षों के बीच जमकर गर्मागर्मी हुई। फरीदाबाद में 2 दिन पहले नौकरानी से मारपीट का वीडियो वायरल होने और नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले का खुलासा होने के बाद भले ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जब पुलिस कमिश्नर कार्यालय पीड़िता पहुंची, तो पहले से ही कमिश्नर कार्यालय में मौजूद आरोपी पक्ष की महिलाओं और पीड़ित पक्ष की महिलाओं में जमकर गर्मागर्मी हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की महिलाओं को कमिश्नर कार्यालय से बाहर कर दिया। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करवाई गई। पीड़िता के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। वहीं पीड़िता कमिश्नर के आश्वासन से संतुष्ट नजर आई। पीड़िता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो मां बेटी कमिश्नर कार्यालय के बाहर की आत्महत्या कर लेंगी। ये तो नहीं पता, उन्होंने बोला कि अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मुझे उनकी आज वो पिछले 3 दिन से वो ऐसे ही घूम रहे हैं, हमें धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जबकि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गिरफ्तारी होने के बाद हम गिरफ्तार करवाएंगे उनको, लेकिन अभी तक 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है वो, और ऐसे घूम रहा है, हमें धमकियाँ मिल रही है। मतलब मुझे क्या पता, उनके ही तो बंदे होंगे। अभी हम माँ बेटी रास्ते में आ रहे थे पैदल, तो 4-5 आदमी आके कह रहे हैं अभी भी मौका है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले की जांच कब तक पूरी होती है और आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाता है, या फिर मामले में कोई नया मोड़ निकलकर सामने आता है। करनाल के कुंजपुरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक पति को जलाने के आरोप उसकी पत्नी और उसके चाचा पर लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल में एक पति पत्नी जिनमें पिछले काफी समय से झगड़ा चल रहा था, जिसके बाद पत्नी 3 साल पहले पति को छोड़कर बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी, लेकिन पति कभी कभी बच्चों से मिलने चला जाता था। इस बार जब पति राकेश गया तो वो वापस नहीं आया। दरअसल इस बार जब वो अपने बच्चों से मिलने गया था तो वहाँ उसकी पत्नी के साथ उसकी बहस हो गई और इसी दौरान पत्नी, चाचा और मकान मालिक ने पति को जिंदा जला दिया। ऐसा आरोप मृतक राकेश के परिजनों की तरफ से लगाया गया है। मेरा बच्चा उरी रहता था, उसने बुला लिया, उसकी घरवाली ने बुला लिया, वहीं रह गया 3-4 दिन। उसने क्या पता क्या करा, आपस में उसकी लड़ाई होगी। लड़ाई के बाद हमारे को पता लगा उसके चाचे ने उसकी जो किराएदार थी, उसकी घरवाली थी, बाथरूम में पकड़ के आग लगा दी मेरे बच्चे को। अर्धजली हालत में राकेश को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सूचना प्राप्त हुई भी एक लड़का जलने के कारण एडमिट है। इस सूचना पर मौके पर तो उसका इलाज चल रहा था और डॉक्टर साहब से राय ली गई तो डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट भी बताया और मजिस्ट्रेट साहब से उसके बयान करवाने की कोशिश की कि जब मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कर रहे थे अचानक उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई जी। तो उसके बाद
थोड़ी देर बाद वो एक्सपायर हो गया और उसके फादर के बयान पर पर्चा दर्ज किया गया जी। उसमें उसके फादर ने उसकी पत्नी का एक मकान मालिक जिसके मकान पे किराए पे रहते हैं, एक उसकी पत्नी के चाचा का नाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पानीपत में युवक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने कैसे बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया, देखिए। पानीपत में वाल्मीकि मंदिर के आसपास लोगों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स का शव मंदिर के पास से बरामद किया गया। लेकिन अब हत्या के मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जी हां, मामला एक तरफा प्रेम का बताया जा रहा है। दरअसल शनिवार को वाल्मीकि मंदिर के पीछे मुकेश नाम के शख्स का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तभी जानकारी मिली। फिर हमने अपने पार्षद जी को बताया, उन्होंने पुलिस को फोन किया। ये कोई 25-30 साल का शख्स था जी, जो ईंटों से मारा हुआ है। अच्छा। मेरे हिसाब से मर्डर लगता है। कल मिली है जी, यहीं का रहने वाला है, लेकिन है तो बिहार की तरफ का। लेकिन अभी पुलिस बाकी जानकारी निकाल रही है। शव को देखकर स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की और पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान मृतक की पत्नी ने बताया कि आरोपी अफरोज उससे एक तरफा प्यार करता था, छेड़छाड़ करता था और इसी के चलते उसके पति यानी मुकेश को शुक्रवार रात 9 बजे मुकेश को फोन कर बुलाया और मंदिर के पास शराब पिलाकर सिर और चेहरे पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल मृतक युवक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब पुलिस की जांच में साफ हो पाएगा आखिर युवक ने कैसे हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जगाधरी में बदमाशों की गुंडागर्दी आसमान छू रही है, जिसे देखकर लोगों में दहशत है और बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यमुनानगर के जगाधरी में तब अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब कुछ बदमाशों ने सरेआम एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। डिम्पल सिनेमा के पास कुछ लोगों ने टाटा इस गाड़ी में तेल डालकर उसमें आग लगा दी और इस दौरान चालक को पहले ही गाड़ी से उतार दिया था। आरोप है कि चालक के साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। उधर सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों का आपसी विवाद है, जिसके चलते गाड़ी में आग लगाई गई। पुलिस का कहना है कि जो भी शिकायत होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसे ही सारे मसलों को लेकर बदमाश आगजनी पर उतर आए तो आम जनता क्या करेगी। ये बदमाश शायद अपनी धौंस दिखा पाने में कामयाब हो गए हो, लेकिन पुलिस से बचने में कैसे कामयाब हो पाते हैं ये देखने वाली बात है। रजनी सोनी, जगाधरी, खबरें अभी तक। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि जिन बदमाशों ने गाड़ी को आग लगाई उनको पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। गुरुग्राम में जहां एक ओर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे देश में कोरोना एक बार फिर से अपना कहर बरपाने में लगा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन गुरुग्राम में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी 550 के पार जा पहुंचा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में कल 65 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, तो वहीं राहत की बात ये रही कि 72 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए। गुरुग्राम में लगातार कोरोना संक्रमण के दैनिक आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं गुरुग्राम में भी अब कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो बीते एक हफ्ते में 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं। वहीं इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना की टेस्टिंग की सुविधा जो है वो बढ़ा दी है। अब गुरुग्राम में कल की बात करूं तो 2800 मरीजों की कोरोना की जांच की गई है। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि इस टेस्टिंग को बढ़ाकर
कम से कम 3000 और 3500 से भी ज्यादा ले जाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह ये देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं लोगों में वैक्सीन आने के बाद लापरवाही हो रही है। लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके में भी लोग अब जा रहे हैं। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी लगातार लोगों की भीड़ जो है वो अक्सर देखने को मिल रही है बिना मास्क के। देखिए यहाँ भी मैं इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ सैकड़ों मरीज रोजाना आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों पर मास्क नहीं है। लोग जो है बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगाया है। क्या नाम है आपका? नाम अशोक है जी। अशोक जी, आप यहाँ पर खड़े हैं जिला अस्पताल के बाहर, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क जी भूल गया मैं लेना। हाँ, आपको पता है कोरोना फिर दोबारा वापस आ गया, दोबारा मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना पता नहीं कितने मरीज यहाँ पर आते हैं, कौन संक्रमित है कौन नहीं है आपको पता भी नहीं लगेगा और आप संक्रमित हो जाएंगे। बाबू जी ये से आगे इसी गलती नहीं करेंगे, रोज लगा के रखेंगे। रोज लगाएंगे मास्क? बिल्कुल लगाएंगे जी। जी बिल्कुल। खबरें अभी तक भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो साइबर सिटी में कोरोना के 65 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जिसके बाद अब गुरुग्राम में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 59,500 के पार जा पहुंचा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से अलर्ट पर है। कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा आए दिन जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना के बचाव के उपाय अपनाएं और सावधानी बरतें। तो वहीं लोगों को भी जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।